हरिओम मणि के आफ्टर लंच सेशन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डरा दिया है लोगों को और सब डरे हुए बैठे हैं। मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो लगा रहेगा, बट उसमें ट्रेडर ऐसा है कि ट्रेड तो ढूंढता ही रहेगा और करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो अगर ट्रेड करना ही है तो अपॉर्चुनिटी आर ऑलवेज देयर, अगर आप ढूंढ सकते हो। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो साइकिल है, अगर पोर्टफोलियो आपका जो साइज़ है उसको आप छोटा कर दो, अगर ऐसे मार्केट में जहाँ पे डर लग रहा है तो उसको थोड़ा छोटा कर दो। जैसे योगेश भाई ने बताया, कपिल भाई ने बताया कि मैं अगर 3 लाख का एक ट्रेड लेता हूँ तो 1 लाख से लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बनी रहेगी। हम लोग देखते हैं आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी बनती है। लास्ट ईयर अपने 2 बजट सेशन हुए थे, एक फरवरी में इंटरिम बजट था और दूसरा अगस्त में। तो वो टाइम पे मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री थोड़ा बहुत तो मार्केट में है तो याद रखना पड़ेगा। एरोली बजट में कितने लोग थे यहाँ से? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, अगर किसी को आइडिया है, निफ्टी का ही चार्ट ओपन किया था और एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या था? किसी को कुछ आइडिया? कितने लोग निफ्टी पीई देखते हैं? स्टॉक के पीई तो हम हर बार देखते हैं, बट निफ्टी का कोई पीई देखता है? तो वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। वो टाइम पे निफ्टी का पीई था अराउंड 25। तो जब निफ्टी का 25 का पीई है तो उसका हिस्ट्री ऐसा है कि वो टाइम जब निफ्टी 24-25 के पीई पे अगर ट्रेड होता है तो मार्केट जनरली 15 से 20% करेक्शन देता है, और वहाँ से आई थिंक मार्केट एक अच्छा खासा रनअप दिया और उसके बाद करेक्शन हम देख रहे हैं। फिर हम लोग बजट में मिले थे अगस्त में, और अभी जिस तरह से ये निफ्टी का डेली चार्ट है, एक पैटर्न है कॉल हेड एंड शोल्डर, जैसे ऊपर ये हेड है, 2 शोल्डर है, तो उसका जो नेकलाइन ब्रेकआउट होता है तो उतना ही वो गिरता है जितना उसमें डिफरेंस ऊपर में है, और उसका टारगेट था डाउनसाइड का ये जो पोर्शन है, और वो उसने एक बार कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आके ये स्टॉक रुका हुआ है, मतलब निफ्टी रुका हुआ है, और यहाँ से ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहा है, बट वो अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है, मतलब 300-400 पॉइंट की रेंज में वो फंसा हुआ है। यहाँ से अगर मैं भी थोड़ा डरा देता हूँ कि अगर यहाँ से जिसने पहले ये रिवर्सल दिया था, मतलब जहाँ से फॉल हुआ वहाँ से वो रिवर्स हुआ, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अगेन अपने पास एक दूसरा हेड एंड शोल्डर है, जो ऊपर हेड है, यहाँ ये फिर से शोल्डर्स बन रहे हैं, ऑलरेडी बन गए हैं। अगर नेकलाइन ब्रेकआउट होता है तो सीधा सीधा निफ्टी का टारगेट आता है ये डिफरेंस, जो कि है 21,500। बट इतना डरने का भी ज़रूरत नहीं है, आ सकता है। हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। टेक्निकल लोग जब भी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस रखते ही हैं, तो हम भी रखते हैं। तो नीचे अगर गिरता है तो अब निफ्टी का पी कितना है, किसी को अब देखना है, आप गूगल करके देख सकते हो। अभी के लिए कितना है निफ्टी का पी? 21 या 22 है शायद, आई थिंक अराउंड 21। 25 था तब 15% का फॉल था। अब निफ्टी जब 2021 के अराउंड 2022 के अराउंड निफ्टी रहता है तो जनरली यहाँ से 15-20% का गेन आता है। फॉरवर्ड लुकिंग पीई में हम अगर देखें तो 15-20% का गेन मतलब क्या होता है, अगर निफ्टी अभी अपना 23,000 चल रहा है, यहाँ से अगर मैं निफ्टी का पीई 20% अज्यूम करूँ तो 4,500 पॉइंट हुए, तो यहाँ से मैं फिर से 26-27 हज़ार तक जा सकता हूँ, जो कि अपना आगे का हाई है। तो दोनों चीज़ें हैं, डरते भी रहो, ट्रेड करते भी रहो, जो कि अपना स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा पैटर्न है। ठीक है, दोनों साइड के अगर ब्रेक होता है लेवल नीचे साइड में तो फिर 21,500 के लिए जाना है, आपका पोर्टफोलियो को 50% तो तुरंत ही बेच दो। और दूसरा, अगर हम ऊपर सस्टेन कर जाते हैं आई थिंक 23,800 के ऊपर, तो यहाँ से हम बाय ऑन डिप स्टार्ट हो जाएंगे कि हम यहाँ से अपनी पोजीशंस बनाने स्टार्ट करेंगे, राइट।
तो ये हो गया अपना निफ्टी का ओवरऑल व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये लास्ट बजट का प्राइस लेवल था, यहाँ से निफ्टी रिवर्स होके फिर जो ऊपर गया है उसने बहुत ही अच्छा तेजी बनाया। अब फिर से वहीं पे हम खड़े हैं, जैसे मॉर्निंग सेशन में सर ने बताया कि बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो बैंक निफ्टी भी अच्छा बन रहा है चार्ट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है, अब सेक्टोरियल इंडाइसिस पे जाते हैं तो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में अगर पॉजिटिवनेस आती है तो जनरली निफ्टी ऊपर आती है। और आईटी फार्मा एफएमसीजी बिजनेस अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि मार्केट आपका गिरेगा। तो आईटी फार्मा ऑलरेडी चले हुए हैं अच्छे, अब बैंकिंग की बारी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। फिर भी हम कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी भी माहौल ऐसा है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, बहुत ही न्यूज़ आते हैं, ट्रम्प साहब भी आ गए हैं, तो उनके हिसाब से एक नया इंडिकेटर हम लोग बोलते हैं टेक्निकल में कि ट्रम्प इंडिकेटर बनाओ क्योंकि वो भी मार्केट जैसा अनसर्टेन है। तो ये बजट सेशन अगस्त का चार्ट था कि स्विंग ट्रेड का मतलब क्या, नीचे लेवल पे बाय करे, ऊपर में सेल करे, कितनी बार एक ही स्टॉक के अंदर स्विंग्स मिलते हैं। ये एक चार्ट देखिए, ये दूसरा चार्ट देखिए, यहाँ पे भी स्विंग्स मिले हैं, जैसे ये एरो बनाए हुए हैं, मतलब ऊपर भी जाता है गिरता भी है, राइट। अगर आपको ट्रेडिंग मतलब टेक्निकल चीज आती है देखने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, तो आप ऐसे स्विंग खेल सकते हो। अब आपको यहाँ पे और आगे के चार्ट में कुछ फर्क दिखता है, दोनों में सिमिलरिटी है। ये एसबीआई का चार्ट है, लास्ट टाइम पे भी बताया था कि एसबीआई पूरे साल में इतना परसेंटेज नहीं बढ़ा है, मगर आप अगर स्विंग खेलते हो तो ये 10-10% के मूव थे, मतलब 60 से 70% आप एक साल के अंदर बना सकते हो अगर सारे के सारे स्विंग आपको अच्छे से मिल गए तो। मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे सारे नहीं आते स्विंग ट्रेडिंग लेने, मगर फिर भी 50% पकड़ूँ तो भी 30 से 40% बन जाता है। अब ये लास्ट ईयर का था, ये फ्रेश है फरवरी 24 से लेके अभी हम फरवरी 25 में खड़े हैं। ये है इंडियन बैंक का चार्ट और इसमें भी ये 10% के मूव है, 490 से लेके 550, मतलब 10% का गैप है। और ऐसे मूव मैं जो एरो मार्क कर रहा हूँ वो है 5, मतलब कि इंडियन बैंक फरवरी टू फरवरी वही रिटर्न दिया है, बट 10% के 5 मूव, मतलब 50% रिटर्न एक साल में इंडियन बैंक ने एज ए दिया है अगर आप स्विंग खेलते हो। ये तो हो गई सिर्फ लॉन्ग की बात, मतलब हम बाय करके चलते हैं। अगर आपको शॉर्ट प्ले करना भी आ गया तो जो 10% बढ़ा है वही 10% गिरा है, तो वैसे आप 100% मूव कर ले सकते हो अगर आप अच्छे स्विंग प्ले करते हो, राइट। तो इस तरह से हम स्विंग खेल सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि मार्केट में डरना जरूरी है मगर इतना भी नहीं। ये स्लाइड बनाई है लास्ट 2 बजट की कि जहाँ ये स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, ये अगस्त में किए थे और उनके रिटर्न्स क्या बने हैं, मतलब ये हमने प्राइस देखे थे वो टाइम पे, एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी और ये पूरे साल में उन्होंने हाई बनाया है। और ये थे बजट अगस्त के स्टॉक। यहाँ पे 3 स्टॉक ने हमारे स्टॉप लॉस लिए हैं, जैसे मैंने बताया कि इन फेवर में अगर हम जाते हैं तो स्टॉप लॉस में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा रिटर्न हमको मिला है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। योगेश सर ने मूविंग एवरेज सिखाया, समझ में आया परफेक्टली। अब उसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उन्होंने एक मूविंग एवरेज लगाया था, हम 2 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। क्यों? थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाए कि 2 मूविंग एवरेज मतलब यहाँ एक ब्लू लाइन है वो 20 पीरियड है, रेड लाइन है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अगर किसी को कुछ नहीं आता है, मतलब सिंपली कि आपका जो प्राइस है, मतलब जो कैंडल्स हैं वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर ब्लू वाला लाइन
रेड को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर के साइड में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर या फिर गोल्डन क्रॉसओवर। तो जब ये आता है तो प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है, और अगर ऊपर से नीचे के साइड में क्रॉसओवर आता है तो उसको नेगेटिव क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। तो ये टाइम पे स्टॉक गिरता है। ये एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने अच्छा सा अपसाइड भी दिया गोल्डन क्रॉसओवर से, और डेथ क्रॉसओवर से अच्छा डाउन मूव भी दिया। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपके फेवरेट स्टॉक में, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, ये दो मूविंग एवरेज लगा दो, आपको जहाँ पे भी गोल्डन लग रहा है अपॉर्चुनिटी, डेथ लग रहा है बिंदास निकल जाओ, खड़े ही मत रहो, क्योंकि टाटा मोटर जैसा भी स्टॉक गिर सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये तो अच्छा है, हम निकलते नहीं हैं, मगर चार्ट अपना बोलता है कि भाई आप निकल जाओ, अभी आपका टाइम नहीं है, टाइम आपका आएगा। ये है HDFC बैंक, वीकली चार्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया था, और वहाँ से HDFC बैंक ने मॉर्निंग में बोल रहे थे कि HDFC बैंक नहीं चलता है, मगर जब चलता है तो कैसा चलता है आप देख लो। 100% रिटर्न बना के दिया है सिर्फ एक क्रॉसओवर ने, क्योंकि जहाँ से गोल्डन आया और वहाँ से ये डेथ क्रॉसओवर आया है कोविड के टाइम पे। मतलब कि 3 साल में HDFC ने 100% रिटर्न एब्सोल्यूट बना के दिया है सिर्फ सिंगल ट्रेड में, अगर किसी ने एग्जिट नहीं लिया है। क्योंकि क्रॉसओवर के बाद दूसरा क्रॉसओवर यहाँ पे आया है, तो आपको एग्जिट भी नहीं मिला है, राइट। तो इस तरह से सिंपल आप ट्रेडिंग को कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, आपका स्टॉक जो आप चॉइस कर रहे हो, मतलब आप फिल्टर आउट कर रहे हो, वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसओवर बार बार आए और आपको एंट्री एग्जिट बहुत टाइम करना पड़े। रिलायंस इंडस्ट्री, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू, जिसको मार्केट का फादर बोलते हैं लोग, इसमें भी सेम रूल अप्लाई हुआ है। गोल्डन क्रॉसओवर आया, बहुत ही अच्छा मूव दिया 1200 से लेके 1600 तक, और जैसे ही डेथ क्रॉसओवर आया ये स्टॉक वहाँ से गिर गया। अब क्या दिख रहा है रिसेंट में? रिसेंट में क्या दिख रहा है? गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब कि यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। डिस्क्लेमर आर देयर, स्टॉप लॉस फॉलो करना। स्टॉप लॉस मतलब क्या? निकलना कब है? अगर हम एंटर करते हैं, इसके ऊपर एंटर होंगे। कपिल सर ने बताया ना, पहलो दाव भगवान नो, दूसरा दाव मेरा। तो ये पहला दाव इसने बना दिया, अब नीचे आया है। अब दूसरा अगर ऊपर जाता है, जिसको ब्रेकआउट बोलते हैं, वहाँ हम एंटर होंगे, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी हमें टाइमिंग भी देती है कि कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है। तो जैसे ही रिलायंस ये क्रॉसओवर करेगा, हम इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग मतलब बाय। तो ये जब तक गोल्डन क्रॉसओवर के नीचे, मतलब डेथ क्रॉसओवर नहीं आता, तब तक आप बने रहो बिंदास। ये फ्रेश स्टॉक है। दूसरा स्टॉक, इसमें भी यही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, सेम अपॉर्चुनिटी बन रही है। आफ्टर गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर आया, अब क्या कर रहा है? फिर से गोल्डन क्रॉसओवर की तैयारी, मतलब गोल्डन क्रॉसओवर आने के बाद बाय करना है। अभी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो ब्लू लाइन है अपनी रेड के नीचे है। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में होता है स्टॉक। जब क्रॉसओवर आता है मैं इसको बाय करता हूँ। भारती एयरटेल, ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर चल रहा है और इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकल लोग समझ जाएंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या है, और उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। पोजीशन मेरा है, डिस्क्लेमर सेम अप्लाई। स्मॉल कैप कंपनी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, गोल्डन क्रॉसओवर अभी अभी रिसेंट में हुआ है। तो यहाँ से ये कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट अगर एज्यूम करें, ये टाइप के ट्रेड जो है मिनिमम 3 महीना चलते हैं, मिनिमम 3 महीना।
फिर वो 6 महीना भी चलेंगे, 12 महीना भी चलते हैं। तो इस तरह के ट्रेड को ऐसे लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंट्री एग्जिट नहीं लेना है, राइट। रेडिंगटन गोल्डन क्रॉसओवर के साथ अभी अभी कपिल सर ने बताया कि जैसे 5 साल का ब्रेकआउट, 2 साल का ब्रेकआउट, 6 साल का ब्रेकआउट, तो ऑलरेडी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है मार्च 24 से, मतलब ये 9 से 10 महीने का ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के साथ क्रॉसओवर है, मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया, ये हमारा बाय ट्रेड बनेगा। बजाज फिनांस सुपर स्टॉक और विथ गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी है, और इसने भी बड़ा ट्रेंड ब्रेकआउट किया है वीकली में 2022 के बाद अब 25, मतलब 3 साल का ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी हम बाय कर सकते हैं, टारगेट ऊपर 10,000 के लिए। प्रॉफिट बना तो ऐसे स्टॉक लेने आनंद भाई मारेंगे, नहीं तो मुझे भी यहाँ से बोलूँगा तो। मगर यस, अगर प्रॉफिट आता है, यहाँ अपना कैपिटल नहीं डालना है ऐसे स्टॉक में, पेनी स्टॉक बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉसओवर आया है, राइट। और PLI स्कीम में अगर मैं देखूँ तो देखो मेरे में भारती एयरटेल भी आया है और वोडाफोन आइडिया, मतलब दोनों टेलीकॉम स्टॉक आए हैं। PLI स्कीम आया है गवर्नमेंट का, मतलब ये चीज़ फंडामेंटल के साथ भी जस्टिफाई हो रही है। PLI स्कीम गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ, फंडामेंटल वाइज मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल गाय एग्री नहीं करेंगे, बट टेक्निकली ये चीज़ प्रूव हो रही है। बट वहाँ पे भी अगर मुझे बाय करना है तो मेरा हैबिट है प्रॉफिट से बाय करता हूँ, या फिर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2%। अगर मैं 2 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ तो 4,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, राइट। अब बात हो गई, ये तो सब लॉन्ग की, स्विंग है तो शॉर्ट भी तो करना है। मतलब हम अभी यहाँ मार्केट में जहाँ खड़े हैं वहाँ दोनों साइड है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो अगर स्विंग भी करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट खेलना है तो किस तरह से खेलना पड़ेगा, हेज करके। जैसे अगर सेक्टर टू सेक्टर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, PE टू PE, इम्प्लाइड वॉलाटिलिटी टू इम्प्लाइड वॉलाटिलिटी, मतलब जैसा आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हो वैसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो लॉन्ग और शॉर्ट में। मतलब एक बाय किया एक इंडस्ट्री का, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसके सामने BPCL है, अगर दोनों के मैच हो रहे हैं तो एक को बाय दूसरे को सेल करके हम पेयर ट्रेड कर सकते हैं, हेड ट्रेड कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री हमने देखी सुबह, तो केमिकल का ही स्टॉक है PI इंडस्ट्री। अब इसमें क्या बन रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर बनने का मतलब चालू है, फॉर्मेशन बना नहीं है, फिर भी ये बीटन डाउन तो हो गया है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये स्टॉक मेरे रडार में है जिसको मैं फ्यूचर में बाय कर सकता हूँ। और अगर मुझे उसमें सेल करना है तो फंडामेंटली देखेंगे तो ये लो डेट कंपनी है, मतलब डेट नहीं है उसके ऊपर। और इसी सेगमेंट में मुझे शॉर्ट करना है तो UPL, हाई डेट कंपनी, और ये ओवर स्ट्रेच हो गया है चार्ट के ऊपर, तो उसको नीचे तो आना ही है कंफर्म। तो ये मैं सेक्टोरियल रोटेशन में, मतलब एक सेक्टर के सामने सेम सेक्टर का स्टॉक शॉर्ट करके खेलूंगा। तो इस तरह से हम पेयर ट्रेड इसमें कर सकते हैं। अब ये स्विंग जो ट्रेड हमने देखे, ऐसे में ही आप आपके जो भी ट्रेड के वॉच लिस्ट है, जो भी आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो उसमें फंडामेंटल देखो और उसके साथ टेक्निकल को कॉम्बो करो, जिसको हम बोलते हैं टेक्नो फंडा। तो टेक्निकल के साथ अच्छे फंडामेंटल हैं तो वो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर आएंगे, अच्छे रिटर्न्स देंगे। दैट्स इट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस फॉर सूरज भाई? उसके पहले मेरे को एक सूरज भाई क्वेश्चन है कि आपने चार्ट बताया तो ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमेशा काम करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वर्किंग इज हाउ मच? बेसिकली आपने तो 4 चार्ट बताया, चार्ट में तो वही सब दिखता है वैसे, बट सब कंपनीज में ऐसे चार्ट बनते हैं और उसमें वैसे रिटर्न्स बनते हैं, ये होता है नहीं होता है, इस पर कोई प्रोबेबिलिटी स्टडी है क्या? अभी हमने
लास्ट ईयर के भी डेटा देखे तो जहाँ से प्रोबेबिलिटी हमने 10-12 ट्रेड देखे, इसमें से 3 ट्रेड गलत गए हैं, मतलब 30-40% तो मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। दूसरी बात, मैं फिर भी ऐसा समझो कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, सपोज 50% चांस, मतलब 10 में से मेरे 5 ट्रेड सही हो रहे, 5 गलत हो रहे हैं, तो भी क्या है, आपका लूज करने का चांस कितना है? अगर मैं चार्ट के ऊपर जाके ही देखूं, अगर आपको दिखाता हूं कि जैसे एक स्टॉक हो गया, प्लीज़ वो पीपीटी फिर से रन करिए। लेट्स से कि जहां पे क्रॉसओवर बन रहा है वहां से हार्डली मेरा 10 से 15% का स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है तो इसके स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रहेंगे। कोई भी ट्रेड में हम आ जाते हैं, ये सपोज के रिलायंस है, अभी 1300 के ऊपर मैं ब्रेकआउट में खेल रहा हूँ, तो 1180 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब हार्डली 10% के स्टॉप लॉस से आप 1500 तक जा रहे हो, मतलब 250 रुपया जितना हो गया, तो 150 के सामने 250-300, मतलब 10% दे के मैं 20% बना रहा हूँ या 30% बना रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा कंपनी है जिसको 10-20% हम नहीं प्ले कर सकते एक साल के लिए, क्योंकि रिलायंस है। बट आप मिड कैप या कोई अच्छा जैसे बजाज ऑटो है, इसमें 8,900 से 8,400 का स्टॉप लॉस है, जिस मतलब क्या हो गया, 700-800 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से मैं 11,000 तक प्ले कर सकता हूँ, मतलब 800 रुपये का लॉस है, 3,000 का प्रॉफिट है, तो क्या हो गया, 1 रुपये के सामने 3 रुपया मिनिमम। तो ऐसे अगर मैं प्ले करूँ, 10 में से 5 ट्रेड भी मेरे अगर गलत हो गए, 50-50 रेशियो सक्सेस का, तो भी क्या होगा, 5 रुपये जाएंगे, 15 आएंगे, तो भी ओवरऑल मेरे 10% तो बनेंगे ही बनेंगे। ये मैथ्स का गेम है, नॉर्मल सिंपल, हम इसमें मैथमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। Any more questions? Just one last question we can ask. कोई नहीं है, कोई बात नहीं, we'll do the felicitation. सुरेश भाई यहीं पे अवेलेबल है, किसी को अगर बात करनी हो सुरेश भाई से। A huge thanks to Sri Suresh Gori for making the swing trading look much more easier than swinging on a playground, right? So for his felicitation, we call upon Sri Chintan Dama. Suresh bhai, please. Round of applause for him for giving such good insights to us.